जय हिंद साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी के शशि शरण सर के द्वारा लिखित पुस्तक एनसीईआरटी 360 डिग्री क्लास 6 to 12 इतिहास। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 10th का अध्याय 5 का जो है कि डिस्कशन करेंगे। अध्याय 5 का नाम क्या है? तो मुद्रक संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रक संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और जो भी साथी जीके जीएस करेंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो कौन से 3 देश में आया था मुद्रण की तकनीकी? तो चीन में आया था, जापान में आया था, कोरिया में आया था। कहाँ कहाँ आया था? चीन, जापान, कोरिया। चीन, जापान, कोरिया। चीन, जापान, कोरिया में आया था। ठीक है, अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, जापान और उत्तरी कोरिया में विकसित हुई। कहाँ कहाँ? यानी मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी जो है कि चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ में होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में जो है कि स्याही लगे कांट के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापे जाने लगी थी। चूँकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसीलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डिन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। किताब का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडोल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि जापान में छपाई की तकनीकी किनके द्वारा लाई गई थी? तो किनके द्वारा लाया गया था? तो चीनी बौद्ध प्रचारक के द्वारा। किसके द्वारा? चीनी बौद्ध प्रचारक के द्वारा। कह रहा है चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीकी लेकर के जापान आए थे। कब आया था? तो 768 से 770 ईस्वी के आसपास। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है। यानी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी थी? तो कौन सी थी? डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि डायमंड सूत्र पुस्तक कब छपी थी? तो कब छपी थी? 868 ईस्वी में। कब छपी थी? 868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया था? तो कब किया था? 1448 में। कब किया था? 1448 में। कह रहा है गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह भी क्या थी? बाइबिल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उन्हें 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से क्या था? काफ़ी तेज था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने प्रथम पुस्तक कौन सी छापी थी? तो कौन सी पुस्तक था? बाइबिल। कौन था? बाइबिल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि मुद्रण क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करना है। कि क्या विचार करना है? कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कह रहा है पहला में कथन में दिया है कि मुद्रण क्रांति आने से किताबों की कीमत बढ़ गई। तो कीमत जो है कि बढ़ नहीं गई, ये गलत है। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया। तो ये कथन सही है। किताब की बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया। तो ये भी कथन सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि छापे खाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। ठीक है, छापे खाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करना है। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि क्या है? सत्य है। तो
पहला कथन में दिया हुआ कि छापा खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वारा खुले। तो चलिए देखते हैं डिस्कशन में दिया हुआ है छापे खाने के विचार के व्यापक प्रचार और बहस मुबाहिसे हिस्से के द्वार खुले। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या है, पहला कथन क्या है, सही है। पहला कथन क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा कथन में दिया है कि स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। तो देखिए इसका डिस्कशन में दिया हुआ है, स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें क्या कर सकते थे, फैला सकते थे। तो इस तरह से जो है कि हमारा क्या है, दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, कह रहा है कि छपे हुए संदेश के जरिए वे लोग अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। तो चलिए इसका नीचे में देखते हैं। कह रहा है छपे हुए संदेश के जरिए वे लोग अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्र में गंभीर महत्व था। ठीक है, तो इस तरह जो है कि हमारा क्या है, तीसरा कथन भी क्या है, सही है। तीसरा कथन भी सही है, पहला दूसरा कथन भी, पहला कथन भी। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में एक से अधिक यानी सभी सही है। क्या है, सभी सही है, सभी सही है, ऑल राइट। ठीक है, सभी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9। इसमें कह रहा है कि धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना में कितनी स्थापनाएं लिखी। तो कितना, 95। कितना लिखा, 95। कह रहा है कि धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95वां स्थापनाएं लिखी, यानी 95वां। ठीक है, इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छपे और पढ़े जाने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा यह किसने कहा था। तो यह किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। कौन कहा था, मार्टिन लूथर ने। अब चलिए डिस्कशन में देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि विभाजन हो गया और प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्बे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। कह रहा है कि कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि फ्रांस में बाल पुस्तकों छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय कब स्थापित किया गया। तो कब किया गया था, 1857 में किया गया था। कह रहा है 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गया। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करना है। तो विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया हुआ है कि 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। तो पहला कथन जो है कि सही है। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि फ्रांस में 1757 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस स्थापित किया गया था। तो ये 1757 की बात नहीं है, इसीलिए ये भी गलत है। तीसरा कथन में दिया है कि पेनी मैगजीन्स खासकर पुरुषों के लिए होती थी। तो पुरुषों के लिए नहीं होता था, ये मजदूर वर्ग के लिए होता था और खासकर में इसमें महिला का योगदान जो है कि ज़्यादा होता था, ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब कि था। तो इस पेनी मैगजीन पुस्तक में, तो इसीलिए जो है कि ये तीसरा जो है कि स्टेटमेंट भी जो है कि गलत है। और चौथा में दिया हुआ कि 17वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालय का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूर, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। तो ऐसा नहीं था, इस 17वीं सदी में नहीं था, बल्कि 19वीं सदी में ऐसा होता था। तो इसीलिए जो है कि चौथा कथन भी जो है कि गलत है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4 गलत है। 2, 3 और 4 गलत है। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं।
डिस्कशन में दिया हुआ है कि पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया। यह मूलतः क्या था, तो मजदूर वर्ग के लिए थी। महिलाएं पठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन्स या एक्सप्रेसिया पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिका हो। ठीक है। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। मशहूर 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालय का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि पेनी मैगजीन का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था। पेनी मैगजीन का जो है कि प्रकाशन कब और कहाँ पर हुआ था, तो 1832-1850 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। कह रहा है पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया। यह मूलतः किसके लिए था, तो मजदूर वर्ग के लिए थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य तक शक्ति चालक बेलनाकार प्रेस की किसने कारगर बनाया था, तो कौन बनाया था, रिचर्ड एमओ। कौन बनाया था, रिचर्ड एमओ। डिस्कशन में दिया हुआ है कि मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एमओ ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना दिया था। इससे प्रति घंटे 8000 सीट या तौ छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक 7-6 रंग की छपाई मुमकिन थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। अब विचार करना है कि कौन सा कथन क्या है, सत्य है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि 18वीं सदी के मध्य तक जर्मनी के रिचर्ड एमओ ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना दिया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस प्रति घंटे 10,000 सीट या तौ छाप सकते थे, तो ये गलत है। तीसरा कथन में दिया है कि यह समाचार पत्रों को छोड़कर सभी मीडिया को छापने में सहायक थी, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। ठीक है। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एमओ ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना दिया। इससे प्रति घंटे 8000 सीट या तौ छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में है कि मुद्रण युग से पहले भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषा में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि मुद्रण युग से पहले भारत में पांडुलिपियां तार के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। और तीसरा कथन में दिया है कि पांडुलिपियां मजबूत होती थी और काफ़ी सस्ती होती थी, तो ये जो है कि गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। ठीक है। अब चलिए डिस्कशन में देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि भारत में संस्कृति, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियां की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां तार के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीर भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तकियों की जिल्द में या सीलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रही, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी और काफ़ी महंगी थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरी लिपियों के अलग अलग तरीकों से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन जो है कि लाया था, तो कौन लाया था। ठीक है। तो कौन लाया था, तो पुर्तगाली मिशनरी ने। कौन लाया था, पुर्तगाली मिशनरी ने। ठीक है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारों के साथ आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19।
इसमें कह रहा है कि भारत में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया था? तो कौन किया था? जेम्स अगस्टस हिकी। कौन किया था? जेम्स अगस्टस हिकी। कह रहा है जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं ही परिभाषित किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है कि भारत में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया गया था? तो कब किया गया था? 1780 में। कब किया गया था? 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है कि सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन में दिया है कि जेम्स अगस्टस हिकी के बंगाल गजट पत्रिका से नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुकदमा कर दिया। तो पहला कथन क्या है? सही है। ठीक है। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि जेम्स अगस्टस हिकी के बंगाल गजट पत्रिका अंग्रेज के पक्ष में होता था। तो ऐसा नहीं था। गंगाधर भट्टाचार्य वह भारतीय थे जिन्होंने बंगाल गजट पत्रिका प्रकाशित किए थे। तो ये कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेज उद्यमी था और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिकी ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने हिकी पर क्या किया? मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र प्रकाशित की थी? तो कौन किया था? राजा राम मोहन राय। कौन किया था? राजा राम मोहन राय। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उन्हें विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। तो 2 फारसी अखबार जाम ए जहांनामा और शमूसुल अखबार भी 1882 में क्या हुआ? प्रकाशित हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुई थी? तो 1821 में हुआ था। कब हुआ था? 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है कि जाम ए जहांनामा अखबार कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है कि जाम ए जहांनामा और शमूएल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो किस भाषा में? फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि 2 फारसी अखबार जाम ए जहांनामा और शमूएल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है कि असत है? असत कथन को जो है कि ढूंढना है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1820 में प्रकाशित हुआ था। तो ऐसा नहीं हुआ था। तो ये गलत है। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कोलकाता से प्रकाशित हुआ है। तो ये कथन सही है। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण वेद व्यास द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो ये भी जो है कि गलत है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत है। तो 1 और 3 क्या है? असत है। 1 और 3 असत है। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि हिंदुओं के बीच छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषा में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और मुंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है कि अमार जीवन नामक किसकी आत्मकथा है? तो किसका है? रस सुंदरी देवी का। किसका? रस सुंदरी देवी का। रस सुंदरी देवी का। ठीक है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप करके पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई। यानी अमार जीवन नामक आत्मकथा कब प्रकाशित हुआ? 1876 में।
यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है कि अमर जीवन नामक आत्मकथा कब जो है कि प्रकाशित हुआ था? तो 1876 में। कब हुआ था? 1876 में। भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो कौन सी है? तो अमर जीवन। कौन है? अमर जीवन। अमर जीवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें कह रहा है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। कह रहा है निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचार पर लिखा। यानी गुलामगिरी का जो है कि कितना में लिखा गया? 1871 में। किस चीज़ पर था? तो ये जाति प्रथा के अत्याचार पर था। ठीक है। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर, मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाए और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31। इसमें गुलामगिरी पुस्तक किस वर्ष जो है कि प्रकाशित हुआ था? तो कब हुआ था? 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें कह रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो कब हुआ था? 1878 में। कब लागू हुआ था? 1878 में। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। युद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार ने कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें कह रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है कि सत्य है। सत्य कथन को ढूंढना है। तो पहला कथन में दिया है, इस एक्ट से सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। तो पहला कथन क्या है कि सही है। इस एक्ट में अखबार को जब्त किया जा सकता था, छपाई की मशीन छीन ली जा सकती थी। ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 जो है कि सही है। ठीक है। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह का प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया जो है कि अंग्रेज का बदल गया। युद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए, त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिला। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को क्या किया जाता था? जब्त कर सकता था और छपाई की मशीन भी छीन ली जा सकती थी। ठीक है। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।